दोस्तों, कहानी कंटिन्यू है। डिनर में सेरा के हाथ पर यह लिखा हुआ आया कि किल द बॉय, जो असल में ईथन की तरफ इशारा था। सेरा पहले भी ये कर चुकी है। उसने जेड के दोस्त टॉबी को हॉस्पिटल में मार दिया था और हॉस्पिटल का दरवाजा रात को खुला छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये सब सेरा से करवा रहा है। हाथ पर ये शब्द आने के बाद सेरा को दौरा पड़ा। उसे क्रिस्टी के पास ले जाया गया, जो अब हॉस्पिटल में है। सेरा का एक भाई भी है, नेतन, जो यहाँ भेड़ बकरियों को पालता है। इस जगह के बारे में ये बात भी है कि जंगल में इन्हें कोई ना कोई जानवर मिल ही जाता है। इन्हें नहीं पता ये कहाँ से आते हैं, मगर ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं चाहता कि ये लोग मर जाए और फूड सप्लाई इन्हें मिलती रहती है। एक लड़की नेतन के पास आती है ये खबर लेके कि उसकी बहन को कुछ हो गया। नेतन घबरा जाता है। वैसे नेतन को ये बात तो पता थी कि सेरा ने क्या किया है, मगर उसने अभी तक किसी को बताया नहीं। खैर, क्रिस्टी सेरा का चेकअप करती है। उसे वो ठीक लग रही थी, मगर फिर वो उसे एक रात यहाँ रहने का मशवरा देती है। क्रिस्टी उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे भाई को बुला सकते हैं, वो यहाँ रात बिताएगा। मगर सेरा कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, और अगर वो आया भी तो मैं उससे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरी बहुत परवाह करता है और मैं नहीं चाहती उसका सारा ध्यान मेरी तरफ हो। इतने में बॉयड आता है, क्योंकि उसे भी खबर मिल चुकी थी। क्रिस्टी बताती है कि वो ठीक है। बॉयड पूछता है कि तुम्हें अजीब नहीं लगता ये दौरे पड़ना, पहले जिम के बेटे को, अब सेरा को? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कनेक्शन इस जगह से है? मगर क्रिस्टी कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि यहाँ वो हादसा भी हो चुका था। तो बॉयड क्रिस्टी से पूछता है कि यहाँ रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। मगर क्रिस्टी कहती है कि नहीं, मैं ठीक रहूंगी। पिछली बार जो गलती हुई थी वो इस बार नहीं होगी। बॉयड का हाथ भी कांप रहा था। क्रिस्टी देखना चाहती थी, मगर बॉयड कहता है कि जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ ये क्या है। इतने में नेतन इस तरफ आ रहा था, मगर क्रिस्टी बॉयड से कहती है कि सेरा उससे नहीं मिलना चाहती। बॉयड कहता है कि मैं ये संभाल लूंगा, तुम अंदर जाओ। वो नेतन को वापस भेज देता है कि देखो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, क्रिस्टी उसका ख्याल रख रही है। उस हादसे के बाद ये क्रिस्टी की पहली रात है यहाँ, इसलिए हम उसे और स्ट्रेस नहीं दे सकते। हालांकि बॉयड को थोड़ा शक भी होता है। पूछता है कि ऐसा कुछ है नेतन जो तुम मुझे बताना चाहो? मगर नेतन कहता है कि नहीं, बस वो मेरी बहन है और मुझे उसकी चिंता है। बॉयड की बात मानकर नेतन वहां से चला जाता है। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि बॉयड शायद बीमार है। अब उसे क्या बीमारी है ये तो आगे पता चलेगा। हमें जिम और टेबेता का घर दिखाया जाता है। उन्हें भी सेरा की फिक्र थी, क्योंकि सेरा ईथन की काफी अच्छी दोस्त थी। खैर, जिम ईथन से कहता है कि क्रिस्टी उसका इलाज कर रही है, उसकी फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। और तब तक हम एक खेल खेलते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ चल क्या रहा है, हम यहाँ क्यों है। वो एक मार्कर लेता है और टेबेता से कहता है कि इस जगह को लेकर हमारे दिमाग में जो भी सवाल होगा हम उसे दीवार पर लिख देंगे। बार बार सवाल करने से शायद हम जान पाए। जिम पहला सवाल दीवार पर लिखता है कि हम कहाँ हैं। ऐसे करते करते वो कई सवाल लिख देते हैं, जैसे ये राक्षस क्या है, ये सिर्फ रात को ही क्यों निकलते हैं, ये भागते क्यों नहीं, धीरे धीरे क्यों चलते हैं, सब लोग अलग अलग लोकेशन से कैसे यहाँ आए, ताबीज का क्या चक्कर है, यहाँ ये जानवर जंगल में क्यों मिलते हैं, और सड़क कभी खत्म क्यों नहीं होती। वहाँ हॉस्पिटल में सेरा को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार उसे डाइनर वाला वो हादसा याद आ रहा था। वो वहाँ कुछ ढूंढ रही थी, तभी क्रिस्टी वहाँ आती है। उसे भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब इस पागल सेरा ने पता नहीं किसके कहने पर यहाँ का दरवाजा खुला छोड़ दिया तो सबकी भयानक मौत हुई थी। खैर, दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। सेरा क्रिस्टी से पूछती है कि तुम और केनिया एक साथ क्यों नहीं रहते, वो तुम्हें पसंद करता है। जिस पर क्रिस्टी जवाब देती है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। सेरा पूछती है कि क्यों, तो क्रिस्टी कहती है कि मैं इंगेज्ड हूँ, उसका नाम मेरियल है, पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। उसे यही लग रहा होगा कि या तो मैं छोड़कर चली गई या मर गई। क्रिस्टी सेरा से पूछती है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई था, तो सेरा जवाब में कहती है कि हाँ, मगर वो बहुत बुरा था और नेतन ने मुझे सबसे बाहर निकाला। इसके बाद सेरा कहती है कि मुझे एक बात का जवाब दो, क्या हो अगर हमें यहाँ से निकलने का एक मौका मिले, अगर तुम वापस मेरियल के पास जा सको और बदले में तुम्हें कोई काम करना हो, कोई बुरा काम, तो क्या उस एक काम के बदले तुम घर जाना चाहोगी? क्रिस्टी को ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है। वो पूछती है कि हाइपोथेटिकली ना? सेरा कहती है कि हाँ। तो क्रिस्टी बताती है कि हाँ,
अगर इससे मैं घर जा सकूं, मतलब हम सब घर जा सके, तो मैं जरूर ऐसा काम करती। मगर बेचारी क्रिस्टी को क्या पता था कि असल में सेरा किस बुरे काम के बारे में बात कर रही है। खैर ये जवाब सुनकर सेरा को हिम्मत मिल गई। सुबह होती है, क्रिस्टी सेरा को घर जाने की इजाजत देती है। नेथन को अपनी बहन की फिक्र थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही वहाँ उसका हाल पूछने आया। सेरा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर नेथन को शक था। सेरा कुछ नहीं बताती। कॉलोनी हाउस में जूली थोड़ी सी परेशान लग रही थी, इसलिए फातिमा एलिस से कहती है कि समय आ गया है, हम उसे वो तालाब दिखाए। टाउन के पास ही एक तालाब था। कॉलोनी हाउस वाले अक्सर वहां जाते थे टाइम पास के लिए। वो जूली को भी ले जाते हैं ताकि उसे अच्छा फील हो। शेरिफ बॉयड अब काफी परेशान रहने लगा था। जब कैनी पुलिस स्टेशन आता है तो बॉयड उसे कहता है कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, तब तक तुम ख्याल रखना। पत्थर का तावीज लेके वो जंगल में चला जाता है। असल में बॉयड की पत्नी मर चुकी है और उसे टाउन से कुछ दूरी पर दफनाया गया था। बॉयड कब्र के पास बैठ जाता है, उसके साथ बातें करने लगा। कहता है कि मैं जानता हूँ ये काफी बचकाना सा है, पर अगर मुझे कोई इशारा मिल जाए तो मैं शायद कोशिश करूँ यहाँ से बाहर निकलने की, कोई रास्ता तलाश करूँ और इन लोगों को घर ले जा सकूँ। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि इनकी उम्मीद टूट जाए। अब जाते हैं जेट के पास, जो अब पहले जैसे नहीं रहा, काफी उलझन में था। पुलिस स्टेशन से जो रेडियो उसे मिला था, हाथ में लिए वो टाउन में घूम रहा था पागलों की तरह और खुद से ही बातें कर रहा था। वो इस जगह को अलग अलग तीरी से जोड़ रहा था। चलते चलते वो यहाँ के बार में पहुंच जाता है। टॉम नामी आदमी यहाँ का बारटेंडर था। जेड हैरान था, पूछता है कि तुम लोगों ने यहाँ एक बार भी बना लिया, आखिर तुम इतने खुश कैसे हो? टॉम कहता है कि ऐसी जगह पहुंचने के बाद यही करना पड़ता है। टॉम जेड से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? जेड जवाब देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम ठीक हो? टॉम तो जवाब देता है कि हाँ, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। उलझा हुआ जेड कहता है कि ये एक भूल भुलैया है और तुम सब इसमें फंसे चूहे हो जो इधर उधर भाग रहे हैं खाने की तलाश में। ये एक पैराडॉक्स है और जब तक ये पता नहीं चलता कि ये किस तरह का पैराडॉक्स है, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता। तुम में से कोई भी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, बस ऐसे ही जिए जा रहे हो जैसे ये तुम्हारा घर हो। मगर असल में मेरे जैसे लोग भूल भुलैया बनाते हैं और मैं जानता हूँ ये ऐसा ही कुछ है। टॉम उसके पास आता है और एक थ्योरी के बारे में बताता है, श्रोडिंगर्स कैट। ये काफी फेमस है, आप जानते होंगे। थ्योरी के हिसाब से अगर एक कैट को बॉक्स में बंद किया जाए और उस बॉक्स में कुछ ऐसा रखा जाए जिससे वो कैट मर भी सकती हो, तो जब तक ये बॉक्स बंद होगा एक ही समय पर ये कैट जिंदा भी है और मुर्दा भी, क्योंकि जब तक बॉक्स खोला नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा। टॉम कहता है कि ये जगह असल में वो बॉक्स है और बाहर की दुनिया को नहीं पता हम जिंदा है या मर गए हैं। जेड सोच में पड़ जाता है। टॉम कहता है कि मैं कंप्यूटर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मगर तुम्हारे हाथ में जो रेडियो है, अगर किसी तरह तुम इससे सिग्नल भेज सको तो शायद बाहर की दुनिया को पता चल जाए कि हम जिंदा है और तुम इस कड़ी को तोड़ दो। टॉम इन बातों को लेकर सीरियस नहीं था, क्योंकि यहाँ से निकलना या इस जगह को चैलेंज करना बहुत मुश्किल था। सीन टेबेथा और ईथन पर शिफ्ट होता है, जो अपने घर में थे। याद होगा आपको, उस कार एक्सीडेंट में ईथन का पैर जख्मी हुआ था। टेबेथा उसकी पट्टी बदल रही थी। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है कि जख्म काफी जल्दी ठीक हो रहा है। ईथन अपनी माँ से कहता है कि मैं जानता हूँ ये जगह लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, मगर ये अच्छी भी है, ये लोगों की मदद भी करती है। तभी जिमी ने आवाज देता है कि ईथन, तुमसे कोई मिलने आया है। असल में कल रात सेरा ने हॉस्पिटल से एक स्केपल चुराया था, वो ईथन से मिलने आई। जिम और टेबेथा को अंदाजा नहीं था कि असल में सेरा के इरादे क्या है। उन्हें तो सेरा बहुत अच्छी लड़की नजर आती है। वो ईथन को उसके साथ बाहर खेलने देते हैं। जिम तो बस उन सवालों पर गौर कर रहा था जो उसने दीवार पर लिखे थे। सेरा और ईथन की थोड़ी बातें होती है। फिर सेरा टेबेथा से कहती है कि अगर आप इजाजत दे तो मैं ईथन को अपने भाई के फार्म में ले जाऊं, वहाँ बकरियां हैं और भेड़ भी। ईथन को अच्छा लगेगा। टेबेथा जिम से पूछती है। जिम उलझन में था, इसलिए वो हाँ करता है, मगर टेबेथा उसे अकेले नहीं जाने देती, बल्कि खुद भी उसके साथ जाती है। सेरा एक्टिंग करने में काफी अच्छी थी। टेबेथा को ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता कि वो जल्दी इन्हें नुकसान पहुंचाने वाली है। बातों बातों में सेरा कहती है कि यहाँ फार्म हाउस में एक सीक्रेट जगह है, वो यहाँ के लोगों ने इसलिए बनाई कि अगर रात को कोई फंस जाए या देर हो जाए और समय पर वो घर ना पहुंचे तो वो यहाँ रात बिता सकता है। आपको वो जगह देखनी चाहिए।
टेबेता कहती है कि हाँ क्यों नहीं। सेरा उसे फार्म हाउस के अंदर ले जाती है और उस जगह में बंद कर देती है। सेरा उससे माफी भी मांगती है और टेबेता जो अब बहुत डर गई थी दरवाजे पर जोर जोर से मार रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे बाहर निकालो, तुम माफी क्यों मांग रही हो। सेरा कहती है कि मैं सबकी भलाई के लिए ये कर रही हूँ। वो बाहर आती है ईथन के पास। अब इससे कुछ देर पहले नेथन मिला था फादरी से, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो फादर को ये राज बता देता है कि सेरा ने उन लोगों को मारा था। ये जानकर फादर नेथन पर गुस्सा करता है कि तुम्हें ये सब पहले बताना चाहिए था, हमें उसे ढूंढना होगा, ऐसा ना हो वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। नेथन उसे डाइनर में ढूंढने आया मगर वो वहां नहीं थी और जब वो फार्म हाउस पहुंच जाता है सन की सेरा ने स्केपल निकाल लिया था। वो ईथन को मारने वाली थी। नेथन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है मगर हाथापाई में नेथन का ही गला कट गया। ईथन तो वहां से भाग गया और भागते भागते वो अपनी बहन जूली के पास चला गया। टाउन में एक हंगामा शुरू हुआ। जिम को पता चलता है, वो जल्दी से इस ओर भागता है। उसे टेबेता की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले तो वो उसे बाहर निकाल लेता है, फिर जूली ईथन को ले आती है। टेबेता बहुत घबरा गई थी मगर ये देखकर उसके जान में जान आई। पादरी सेरा के पीछे गया था मगर वापस आकर वो बॉयड को इशारा करता है कि वो भाग गई। बाद में जिम बॉयड और फादर से मिलता है। वो बहुत गुस्सा था, कहता है कि आखिर तुम लोगों की समस्या क्या है। तुम कहते हो कि हम यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हमने भरोसा किया तुम लोगों पर। वो औरत मेरे घर आई, हमें फंसाया और मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की। अब आगे क्या। बॉयड कहता है कि अगर रात होने से पहले वो हमें मिल गई तो हम इसे संभाल लेंगे और अगर नहीं तो समझ लो वो मर गई। बॉयड उससे माफी मांगता है। जिमो और टेबेता बहुत परेशान थे। अब जूली भी इनके साथ रहने आ गई। एपिसोड के अंत में ये दिखाया जाता है कि क्रिस्टी डाइनर में काफी उदास बैठी थी। बॉयड उसके पास आता है। क्रिस्टी कहती है कि ये मेरी गलती है, पूरी रात वो मेरे साथ थी, हम बातें कर रहे थे। उसने कहा भी था कि अगर हमें कोई बुरा काम करना पड़ा, मैंने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई। मुझे पता होना चाहिए था, मैं उसे रोक सकती थी। मगर बॉयड उसे शांत करता है, समझाता है कि सुनो क्रिस्टी, तुम हमें यहाँ नहीं लाई, तुमने सेरा के दिमाग में वो बातें नहीं डाली। तुम खुद को दोष देना बंद करो। जरा सोचो, तुम्हारे बिना यहाँ के लोगों का क्या होता। तुमने कितनी जानें बचाई है। बातों बातों में गाना बजने लगा। बॉयड को काफी हैरानी होती है क्योंकि ये गाना उसका फेवरेट था और उसे किसी इशारे की उम्मीद थी जिससे वो एक कोशिश करे यहाँ से निकलने की, कोई रास्ता तलाशे। और यहीं पर होता है इस एपिसोड का दी एंड। जुड़े रहिए।